नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपका भूगोल का पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें जो भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे उस सभी सारे क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। यह भारत की भूगोल का ये पहला पार्ट होगा। इसमें हमने सबसे क्वेश्चंस लिया हुआ है पहले कि भारत की आकृति क्या है। यानी कि यदि आपके एग्जाम्स में पूछता है कि भारत की आकृति क्या है तो आपका जो आंसर होगा वो चतुर्थ कोणीय होगा। ध्यान से समझेंगे कि यदि आपके एग्जाम्स में यदि पूछता है कि भारत की आकृति क्या है तो आपको क्या आंसर देना है, आपको चतुर्थ कोणीय, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है वो चतुर्थ कोणीय होगा। इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है। यानी कि भारत में सबसे पहले जो है सूर्य उदय कहाँ पर होता है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य उदय होता है। और सबसे बाद में जो सूर्य उदय कहाँ पर होता है यह भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में सूर्योदय सबसे बाद होता है, ठीक है, तो कहाँ पर होता है तो गुजरात में। यदि हम इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो लगभग 2 घंटे जो है बाद जो है वहाँ पर जो है गुजरात में सूर्य उदय होता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है और इसके 2 घंटा बाद जो है गुजरात में सूर्य उदय होता है। तो 2 घंटे का यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो आप देखेंगे कि भारत में पूर्वी घाट को कहा जाता है। यानी कि भारत में पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट उसको बोलते हैं। भारत में पूर्वी घाट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है। यानी कि पश्चिमी घाट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो मालाबार तट होगा। ध्यान से समझेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसका आंसर होगा मालाबार तट होगा। इसके बाद जो होगा यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य है। यानी कि भारत जो है सबसे आगे हुए जाता है तो कितने राज्यों को छूता है वो होगा आपका 8 राज्यों को छूता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। भारत की जो ऊंची चोटी है वो K2 है, जिसको हम लोग जो है गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। गाडविन ऑस्टिन जो है या K2 जो होता है ये सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी में गिना जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है तो हिमाद्री। हिमाद्री जो है ये सबसे ऊंची चोटी में आती है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी होगी आपकी, वो हिमाद्री होगी। क्लियर समझ में आ रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है यह क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो कि यह एग्जाम्स में आपके आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत का प्राचीन पर्वत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो कि भारत का प्राचीन पर्वत जो होगा वो होता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो होता है भारत का प्राचीन जो पर्वत होगा उसको हम लोग जो अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है
नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा, यानी कि मुंबई और नासिक को जो जोड़ने का जो दर्रा है उसको हम लोग बोलते हैं थाल घाट। उसको हम लोग जो है थाल घाट बोलते हैं। मुंबई से नासिक को जोड़ने का जो दर्रा होता है वो थाल घाट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर बोला जाता है। ठीक है, और कपास की जो खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? यहाँ पर आप देखेंगे कि कपास की जो खेती होती है वह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है आपकी काली मिट्टी। यहाँ पर देखेंगे काली मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी आपकी काली मिट्टी होगी। इसके बाद यहाँ भी आपका क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा है कि काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र होता है, यानी काली मिट्टी कहाँ पर अधिक पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर जो है कपास की खेती अधिक से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, यानी कि चाय की जब खेती होती है तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो उसके लिए आपका लैटराइट मिट्टी जो होती है यह बहुत ही उपयोगी होता है तो लैटराइट मिट्टी जो होती है ये चाय की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उपयोगी होती है। यानी कि आपकी चाय की जब खेती करना होगा तो लैटराइट मिट्टी रहेगा, तभी आपकी चाय की खेती जो है आप वहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल मिट्टी की प्रवृत्ति होता है, यानी कि लाल मिट्टी की प्रवृत्ति क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि वो कैसा होता है? तो वो अम्लीय होता है। अम्लीय उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? लाल मिट्टी की अम्लीय होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं आपका कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप होता है मिनिकॉय द्वीप। ध्यान से समझेंगे कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? तो वो मिनिकॉय द्वीप होता है। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिकॉय द्वीप होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में आपके आएंगे, और इसको आपको कर रहे हैं क्या होगा कि आप अपनी कॉपी पर इसको जो है आप नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये जो क्लासेज आपके स्टेप बाय स्टेप जो चलाए जा रहे हैं और इसके पहले जो हिस्ट्री के पार्ट जो है कंप्लीट कराए गए हैं आपके, उसको जो है आप प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। ये आपके भूगोल का पार्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और इस वीडियो में मैं बस इतना ही रहने देते हैं, और किसी दूसरे वीडियो में आप सभी से हम मिलते हैं। इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाए। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।